अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बुक फिज़िक्स बुक क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या है। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, वो हम मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ये टॉपिक इसका स्टडी करेंगे। बॉल एंड बाउल सिस्टम स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम स्टडी करेंगे कि सिंपल पेंडुलम जो है वो किस मोशन के मुताबिक चलता है। उसके बाद जो इसमें फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट जो करैक्टर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो हमने यहाँ स्टडी करने हैं। ये चैप्टर नंबर 1 जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कंडीशंस जो नेसेसरी हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या करें, ऑसिलेट करें विद एसएचएम। एसएचएम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। उसमें हमने इसके एक्सप्लेन करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल पेंडुलम की मदद से, सिंपल पेंडुलम के बाद बॉल एंड बाउल एग्जांपल्स के साथ। फिर हम ऐसी फोर्सेस को स्टडी करेंगे जो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लाएंगे। डिस्प्लेसमेंट आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के हैं कि वो क्या है, वो मूवमेंट है। फिर हम क्या स्टडी करेंगे कि पेंडुलम की मूवमेंट कैसे होती है, कि मूवमेंट ऑफ पेंडुलम कैसे है। लेक्चर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन इंट्रोडक्शन कि कहते हैं हम कि अ बॉडी is said to be vibrating if moves back or forth and to or fro about a point। कि हम कहते हैं एक बॉडी तब वाइब्रेटरी मोशन शो करती है जब उसकी हम मूवमेंट करवाएं। जो ही हम उसकी मूवमेंट करवाएंगे एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग के नीचे बॉल है तो बॉल की हम जब टू एंड फ्रो मूवमेंट करवाएंगे तो बॉल जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस, कि इस तरह वो मूवमेंट शो करेगा कि यहाँ जो उसका पॉइंट है वो फिक्स्ड है, लेकिन जो मूवमेंट उसने करनी है वो अपने टू और फ्रो मोशन के लिहाज से। जब वो टू और मोशन के लिहाज से वाइब्रेशन पैदा करेगा तो वाइब्रेशन को भी हम ऑसिलेशन कहते हैं। वाइब्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेशन। कि ऑसिलेशन या ऑसिलेटर वर्ड जब भी आए तो आपने क्या कहना है, ये वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन कौन कॉज कर रहा है, जब उसकी हम टू फ्रो या बैक मूवमेंट करवाएंगे। जब उसकी बैक मूवमेंट होगी यानी जो एक पॉइंट से क्या कर रही है, बॉडी आगे भी जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, कि हम कह सकते हैं फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है। जब हम इसी डायरेक्शन में उसकी मोशन को स्टडी करेंगे, अ स्पेशल काइंड ऑफ special kind of vibratory or oscillatory motion, a special kind of vibratory और oscillatory motion is called SHM। कि जो हम एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन जो स्टडी करेंगे वो स्पेशल काइंड ऑफ मोशन किस लिए हम करेंगे कि वो क्या है, वो एक SHM है। और SHM क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम इस चैप्टर में मेन या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से डिस्कस करेंगे। कि डिस्कशन जो है हमारी मेनली एसएचएम पे है कि जो मोशंस हैं वो किस तरह के हैं, कि वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटर जो है वो ऑसिलेशंस कैसे प्रोड्यूस करता है। जब एक ऑसिलेटर कैसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा उसके पास होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टडी करेंगे फिर हम उसके लिहाज से इसका सिस्टम स्टडी करेंगे। और सिस्टम क्या होगा कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, कि हम यहाँ वेव्स बनाएंगे। रिपल टैंक को स्टडी करेंगे। रिपल टैंक का जो फिनोमेना है उसकी थोड़ी सी हम डिस्कशन ये लेते हैं कि जो रिपल टैंक है, जैसे आप पानी में कोई चीज़ पत्थर वगैरह फेंके तो वहाँ वेव्स बनती हैं, उसके इर्द गिर्द क्या होगा, वेव्स बनेंगी। इसलिए रिपल टैंक क्या है, एक टैंक ऑफ वाटर है जिसमें क्या होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं।
जब वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो उसकी हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे कि आया जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ कैसी है और वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। ये था जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम डिटेल स्टडी करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जो डिस्कस करेंगे द मोशन ऑफ मास attached to a spring on a horizontal frictionless surface. The motion of a ball placed in a bowl and the motion of bob attached to a स्ट्रिंग की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको हम ये स्टडी करेंगे कि द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, द मोशन ऑफ द बॉल प्लेस्ड इन द बाउल एंड द मोशन ऑफ द बॉब अटैच्ड टू द स्ट्रिंग। कि यहाँ जो हम स्टडी करेंगे कि जो एक हमारे पास जो मोशन है, मोशन किसका होगा कि हमने एक स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग के साथ हमने मास अटैच किया है। कि अगर हमारे पास यहाँ एक स्प्रिंग मौजूद है और स्प्रिंग के साथ ही मास अटैच्ड है, जो मास अटैच्ड है यहाँ अभी जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ज़ीरो है। क्या फोर्स लगा रहे हैं? अभी ज़ीरो। कि जो सिंपल हार्मोनिक हमने स्टडी करना है मोशन है उसमें एक स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच्ड है, एक एंड का जो है वो मास अटैच है, दूसरा एंड जो है वो फिक्स्ड है। जब एक मैच साथ मास अटैच है तो वो एक बाउल मोशन में बॉब अटैच्ड होगा। जब वो बॉब अटैच्ड होगा फिर हम स्प्रिंग को क्या करेंगे, उसमें इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन स्टडी करेंगे कि जब हम उसके फोर्स लगाएंगे और जो ही उस पर फोर्स लगेगी तो उसका फिनोमेना इज जस्ट लाइक है कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। के मोशन क्या होगा मास का जब वो अटैच्ड हो गया एक स्प्रिंग के साथ। इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, कि जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, यानी जब हम स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करेंगे यानी हम उसको खिंचाव पैदा होगा, जो ही खिंचाव पैदा होगा वहाँ एक डिस्प्लेसमेंट आएगी थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपकी पोजीशन को चेंज करना। और जो ही वो पोजीशन चेंज होगी उस पोजीशन से हम क्या कहेंगे, जो ही हमने स्ट्रेच या कंप्रेस किया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स में फ़र्क आया। जब डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि अपनी मेन पोजीशन के लिहाज से इसने क्या किया है, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो किसकी वजह से, जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है। इफ फोर्स F इज exerted ऑन द मास, कि जब फोर्स F एक्सर्ट की जाएगी मास पे, जब फोर्स F एक्सर्ट की जाएगी मास पे तो वो क्या होगा, यहाँ हुक्स लॉ अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हुक्स लॉ, कि हुक्स लॉ के मुताबिक क्या स्टडी करेंगे। दिस फोर्स
is directly proportional to the change in length x of the स्प्रिंग, कि जो ही चेंज इन लेंथ होगा एक्स ऑफ द स्प्रिंग अकर करेगा, तो चेंज इन लेंथ में हम क्या स्टडी करेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कि अगर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्स तो फिर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कि उसकी चेंज इन लेंथ पर डिपेंड करता है। चेंज इन लेंथ में कैसे डिपेंड करेगा, कि अगर हम देखें यहाँ फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, कि फोर्स ज़ीरो है ए वाली डायग्राम में, और जब हम बी जो ही हम फोर्स एग्जर्ट करेंगे इस पर, जो ही फोर्स एग्जर्ट होगी कि ये फोर्स एग्जर्ट हो रही है और ये एक्सिस का मूव कर रहा है, कि यहाँ जो मेन पोजीशन है उस पर मूवमेंट हो रही है, कब, जब फोर्स एग्जर्ट होगी। लेकिन जो ही फोर्स के स्ट्रेशन के बाद जो ही फोर्स ख़त्म होगी, कि यानी वो जो मैस है वो वापस की तरफ आ गया, तो फिर ज़ीरो बी एंड ए, कि क्या होगा, जो हम यहाँ डिफरेंस स्टडी करेंगे, कि जब फोर्स यहाँ एक्स यहाँ था, कि जो ही हमने फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद हमने इसको ये व्यू ऐसे स्टडी किया कि जैसे ही इस पर फोर्स अप्लाई नहीं थी, जब हमने फोर्स अप्लाई नहीं की हुई थी तो उसकी डिप्लेसमेंट क्या थी, वो बिल्कुल ज़ीरो था, कि उसकी मूवमेंट नहीं थी, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो था। लेकिन जैसे ही फोर्स अप्लाई की इन डायग्राम बी, तो फिर उसमें क्या हुआ, स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस हुई, कि जैसे ही आपने स्ट्रिंग पे फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें क्या हुई, स्ट्रेचनेस आई। जो ही हमने उसको स्ट्रेच किया तो मैस की मूवमेंट हुई, और मैस की मूवमेंट से क्या हुआ कि जो एक्स था वो भी मूव हुआ। लिहाजा जो ही एक्स मूव हुआ, तो एक्स के मूव होने के साथ साथ क्या हुआ कि जो मैस है वो कंप्रेस स्ट्रेच हुआ है। जो ही वो स्ट्रेच होगा तो स्ट्रेचनेस हमें ये बताएगी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट अकर की है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कि जो ही हमने वेयर एक्स इज द where x is the displacement of the mass from its mean position 0 and k is constant, कि f क्या है, वो अपनी मेन पोजीशन से उसका डिफरेंस है। लेकिन जो ही हम मेन पोजीशन से उसका डिफरेंस लेंगे तो जो ही फोर्स वापस जाएगी, क्योंकि फोर्स पर हमने एनर्जी अप्लाई की है, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, डिस्ट्रॉय तो नहीं होती एनर्जी। लिहाजा जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जब हमने उसमें कंप्रेशन अप्लाई की तो उसमें क्या होगी, फोर्स, फिर क्या होगा, कुछ वक्त के बाद जो फोर्स है वो आउट ऑफ द सिस्टम होगी। जब वो फोर्स आउट ऑफ द सिस्टम होगी तो फिर वहाँ कंप्रेशन अकर करेगी, यानी वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने के बाद जो उसकी पोजीशन है उसमें फिर फ़र्क आएगा। उसकी पोजीशन में फ़र्क किस लिहाज से आएगा कि जो पहले मैस जो एक्स डिस्प्लेसमेंट थी वो कहाँ थी और दोबारा ये कहाँ आई। उसके बाद जब हमने फोर्स अप्लाई की तब मैस कहाँ था, और जब फोर्स ख़त्म की तब मैस कहाँ था। अकॉर्डिंग टू इसकी मैथमेटिकल जो इक्वेशन थी कि एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और के कांस्टेंट है, एफ फोर्स जो हमने लगाई है। अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अलग करें तो एफ इज के इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, कि जो फोर्स एक्सर्ट की है हमने, कि वो के की जो वैल्यू है वो तो मेजर करती है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, कि स्प्रिंग की जो वैल्यू के की है वो डिपेंड करेगी ये कितनी हार्ड है। के इज द मेजर ऑफ K is the measure of stiffness of the
स्प्रिंग कि ये स्प्रिंग की जो है वो स्टिफनेस है, लिहाजा स्टिफनेस जो है वो यहाँ आकर नहीं करेगी, इसलिए हम के को क्या करेंगे, वो एज इट इज कांस्टेंट लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो एज एफ इज इक्वल टू एम ए क्या, मास एंड एक्सेलरेशन, देयरफॉर एफ ए किसके बराबर होता है, मास और एक्सेलरेशन के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स के पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स के फोर्स की हम क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एंड एक्स, कि अगर हम ए को यहाँ से सेपरेट करेंगे, यहाँ एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या होगी, ए इज इक्वल टू माइनस के एम ओवर एक्स, तो ए को हम अंडर रूट को ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं कि के ओवर एम क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। हम इसको इस तरह लिखेंगे, जब हम इसको इस तरह लिखेंगे इसका मतलब ये होगा, इट मीन्स दैट acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement फ्रॉम मीन पोजीशन। किसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन जो है ऑफ मास वो किसके अटैच्ड है, स्प्रिंग के साथ। कि एक्सेलरेशन क्या हमने किया कि जो फोर्स लगाई है एक मास पे और स्प्रिंग पे, जब फोर्स लगी है तो एक्सेलरेशन की चेंजिंग आएगी, और जो ही हम इसमें एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे तो एक्सेलरेशन में हम ये स्टडी करेंगे आया क्या हुआ है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी थी वो इस पर डिपेंड की, कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होगी तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन होगा एक मास ऑफ स्प्रिंग की। रिजल्ट्स क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ मास स्प्रिंग system is an example of a simple harmonic motion। कि हॉरिजॉन्टल मास ऑफ स्प्रिंग किसके होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल होगी, कि क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आई है, फ्रॉम द मीन पोजीशंस। तो मीन पोजीशंस में हम क्या करेंगे कि ये स्प्रिंग में जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको अपोजिट द डिस्प्लेसमेंट है, कि जो ही हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया कि जो फोर्स एक्सर्ट की स्प्रिंग पे तो वो किसके डायरेक्टेड होगी, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास। कि जो ही फोर्स हमने इस पर एक्सर्ट करना रोका तो जो स्प्रिंग था उसकी बड़ी जल्दी कंप्रेशन हुई, कि जब जल्दी कंप्रेशन होगी तो फिर वो क्या मौजूद है स्प्रिंग में, रेस्टोरिंग फोर्स, कि जो उसने फोर्स रिस्टोर की हुई थी अंदर अंदर फिर वो एक्ट करेगी, और ये क्या होगा, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, कि वो स्प्रिंग एज इट इज अपनी मीन पोजीशन से भी बैक हो जाएगा, और फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, और डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड्स की तरफ, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पीछे हो जाएगी। स्प्रिंग जो है ऑलवेज एक्ट करेगा किस पे, मीन पोजीशन पे, और जो फोर्स यहाँ एक्ट करेगी वो होगी रिस्टोरिंग फोर्स, कि यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट की है। रिस्टोरिंग फोर्स, अ फोर्स always pushes or pulls the object
performing oscillatory motion towards the मीन पोजीशन, कि ये ऐसी फोर्स है जो एक्ट कर रही है या पुश कर रही है ऑब्जेक्ट को कि वो मीन पोजीशन जो है उसकी तरफ वापस जाए। जब वो मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा पहले जो मैच था वो यहाँ मौजूद था, जब यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, अब यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी क्योंकि हमने इसको खींचा हुआ था। जब हमने इसको स्ट्रेच करवाया हुआ था तो हमारी एनर्जी हो रही थी, और जब हमारी एनर्जी लग रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी अपनी एनर्जी जो है वो ज़ीरो थी। जब उसकी अपनी एनर्जी ज़ीरो होगी तो जो इनिशियली मैच जो रेस्ट मीन पोजीशन पे मौजूद था, जब वो रेस्ट मीन पोजीशन पे मौजूद था ज़ीरो मूवमेंट के एक्स प्लस ए एंड एक्स विल बिलो माइनस ए, कि जो ही वो वापस रीस्टोर होगा तो उस पर जो आएगी वैल्यू वो माइनस की वैल्यू होगी। वो किस लिए कि जो ही मैच होगा तो सपोज करेंगे कि मैच जो हमने पुल किया है एक डिस्टेंस से टू द एक्सट्रीम पोजीशन ए, फिर हमने इसको रिलीज़ किया है, जो रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ एक्सर्ट हो रही है स्प्रिंग पे को, जो मैच को अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ पुल करेगी, कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इसको मूव करेगी बैकवर्ड। जब ये मूव करेगा बैकवर्ड टू द मेन पोजीशन तो फिर यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन पोजीशन वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने के बाद जो मैन गेन करेगी स्पीड, जो ही वो मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी, जो ही वो मेन पोजीशन की तरफ मूव आउट करेगी तो मेन पोजीशन की तरफ मूव आउट करने के लिए उसको जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। जब वो पोटेंशियल एनर्जी ही ज़ीरो होगी तो ड्यू टू इनर्शिया द mass does not stop at the mean position O but continues its motion and reaches the extreme position B, कि जो ही इस पर इनर्शिया डिपेंड करेगा, जो मैस होगा वो रुकेगा तो नहीं, क्योंकि जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई की थी तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद थी उस रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया, उसको मूव आउट बैकवर्ड्स में किया। और जो ही मैस अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा यानी ए से बी की तरफ, तो फिर क्या होगा कि जो ऑसिलेशन और जो रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ एक्ट करेगी वो मेन पोजीशन पर स्टेडली इंक्रीज करेगी स्ट्रेंथ की तरफ, और स्पीड ऑफ मैस डिक्रीज करेगा टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। जब मैस फाइनली ब्रीफली रेस्ट को आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे तो मैस रिटर्न करेगा अपनी मेन पोजीशन पे, किसकी वजह से, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स जो उसमें मौजूद होगी, जो रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद होगी। अगर यही प्रोसेस हम रिपीट करें और कंटिन्यू करें कि ऑसिलेट बैक और फोर्थ अपनी मेन पोजीशन ज़ीरो पे करें, तो ऐसे मोशन जो मैस अटैच्ड है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल पे, तो ये क्या इज नोन एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, द प्रोसेस is repeated and the mass continues to oscillate back and forth about the mean position O
such motion of a mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface is known as simple हार्मोनिक मोशन। कि ऐसा मोशन जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि जो ही ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, जैसे इसको रिपीट करेंगे वो कंटिन्यू करेगा ऑसिलेट, कि ऑसिलेट यानी वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा कि इस पे अपनी बैक और फोर्थ पोजीशन पे, कि जो मेन पोजीशन 0 है उससे वो क्या करेगा, मूव करेगा टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। जब वो मूव करेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो जो मैस अटैच्ड होगा स्प्रिंग के साथ वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पैदा करेगा। जब ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस ऐसी सरफेस है जहाँ कोई फ्रिक्शन यानी रगड़ वगैरह नहीं पैदा होगी। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, सिंपल हार्मोनिक का जो फॉर्मूला है टाइम 2 पाई एम ओवर के एम ओवर के वैल्यू जो है, ये क्या है इसका फार्मूला ये किस लिहाज से है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि जो ही उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी तो वो टाइम भी कंज्यूम करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हम इसका टाइम फाइंड आउट करेंगे, टाइम फाइंड आउट करने के लिए 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के, कि ये वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। ये था हमारा टॉपिक अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमने क्या किया, मैस को एक स्प्रिंग के साथ अटैच करके उसकी फोर्थ एंड बैक जो है उसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम, कि बॉल को बाउल में हम उसकी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेंगे। बॉल एंड बाउल सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम, कि बॉल अगर मौजूद है 0 मेन पोजीशंस पे, डिस्प्लेसमेंट आर नहीं है उसमें, जो ही हम उसको ए पोजीशन पे करेंगे W इज इक्वल टू एम जी, बी पोजीशन पे करेंगे फिर भी वो वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन पे। ये बॉल है हमारे पास और ये बाउल है। कि अब हम इसके फिनोमिना को स्टडी करेंगे, बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम में द मोशन ऑफ ball placed in a bowl is another example of सिंपल हार्मोनिक मोशन। के बॉल और बाउल भी क्या है, ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसमें हम जो स्टडी करेंगे, जो ही बॉल अपनी मेन पोजीशन पे, बॉल एट मेन पोजीशन वो पे मौजूद है, सेंटर ऑफ द बाउल के सेंटर ऑफ द बाउल मौजूद है, फिर नेट फोर्स इस पे जो एक्ट कर रही है वो 0 है, नेट फोर्स इज 0। कि जब इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, जब कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी ये 0 पोजीशन पे मौजूद होगा, ये बॉल जो है 0 पोजीशन पे मौजूद होगा, कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही। लेकिन जो ही इसी पोजीशन यानी जो वेट है वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड, क्योंकि वो क्या है, वो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। जब ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो वेट क्या होगा, mg, कि जी ग्रेविटी है जो इस पर अपनी फोर्स अट्रैक्शन लगा रही है और m इज इक्वल टू इसका मैस है। इसी तरह जब हम इसको अपवर्ड नॉर्मल फोर्स के साथ सरफेस को डाउनवर्ड करेंगे कि जब उसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, कि लेकिन जो ही हम बाउल को मूवमेंट करवाएंगे यानी बाउल पे फोर्स एक्ट करवाएंगे तो क्या होगा कि जो सरफेस ऑफ बॉल है उस पर जो मोशन है वो ए पोजीशन पे मौजूद होगा, जो ही हम उसको रिलीज़ करेंगे वो दोबारा मूवमेंट करेगा। तो यानी अगर हम बाउल को इस तरफ थोड़ा टिल्ट करें, जब इसको हम इस तरफ टिल्ट करेंगे
तो बॉल यहाँ आएगा, बॉल की मूवमेंट कहाँ होगी, ए की तरफ। लेकिन जो ही हमने अपनी फोर्स छोड़ी तो बॉल फिर अपनी मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा। जब वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा तो मुझे मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करने के साथ साथ क्या होगा कि जब वो ज़ीरो पोजीशन पे होगा उसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि एनर्शिया क्या करेगा, वो उसको मूव करेगा टुवर्ड्स एक्सट्रीम बी पोजीशन। लेकिन जो ही हम इसको बी पोजीशन की तरफ मूव आउट करेंगे तो स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद होगी कि उसने वापस अपनी मेन पोजीशन पे आना है। जो ही वो अपनी मेन पोजीशन पे आएगी तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी कि रिस्टोरिंग फोर्स उसको अपनी मेन पोजीशन पे लेके आएगी। जो ही रिस्टोरिंग फोर्स उसको मेन पोजीशन पे लेके आएगी तो जो पोजीशन होगी बॉल की वो स्टॉप करेगी एक वाइल के लिए और फिर मूवमेंट शो करेगी टुवर्ड्स मेन पोजीशन। कि मेन पोजीशन पे जो एक्टिंग हो रही है, वो एक्शन हो रहा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है कि यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, इसलिए ये टू और फ्रो मोशन शो कर रहा है कि जो बाउल है वो टू और फ्रो मोशन शो कर रहा है। जो ही वो टू और फ्रो मोशन शो करेगा उसकी शो पे क्या पोजीशन पे अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ एक्ट करेगी उसकी मेन पोजीशन पे, और मेन पोजीशन पे आकर उसकी सारी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। किस वजह से, जो है फ्रिक्शन की वजह से। जब वो टू और फ्रो मोशन होगा इसकी मेन पोजीशन पे तो ये भी एक एग्जांपल होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ये स्टडी किया था कि जो है वो टू और फ्रो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस। जब वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, तो लिहाजा जो ही रिस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट करेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स की एक्टनेस के साथ क्या होगा कि वो इसको दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे ले आएगी। जो ही रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर ले आएगी, जब इसमें जनरली दोबारा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वो सेंटर ऑफ द बॉल की तरफ दोबारा एसिलेट करेगा। जब वो सेंटर ऑफ द बॉल की तरफ दोबारा एसिलेट करेगा तो ये एक SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है, जिसको हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम के थ्रू, यानी पहले तो हमने फ्रिक्शन लेस सिस्टम में स्टडी किया था, अब हमने फ्रिक्शन स्टडी में किया है जिसमें फ्रिक्शन मौजूद होगी। और जो ही उसमें फ्रिक्शन मौजूद होगी तो फ्रिक्शन क्या करेगी, उसकी एनर्जी लूज़ करेगी, और जो ही एनर्जी लूज़ करेगी तो जो फोर्स हमने सेंटर में मौजूद है रिस्टोरिंग फोर्स, वो उस पर एक्ट करेगी। कि जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट करेगी तो उसकी एक्टनेस से क्या होगा कि जो मेन पोजीशन है उसकी तरफ वो वापस आ जाएगा। ये थी एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद बॉल एंड बाउल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की क्या होगा, वो भी एक एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ये भी एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। कि एक फिक्स्ड पोजीशन के साथ जो बॉल है विद मास m स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। W is equal to mg mean position mg cos थीटा। कि ये क्या है, ये एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है। सिंपल पेंडुलम में कंसिस्ट करता ऑफ अ मास of bob and suspended from a light
suspended from a light string length L fixed with upper point कि अपर एंड के साथ क्या होगा, जो मैस है वो अटैच्ड है। जब अपर एंड के साथ हम उसका मैस अटैच स्टडी करेंगे कि ये जो मैस है वो बॉब के साथ अटैच्ड है, कि यहाँ जो है वो पोजीशन है जी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में फिक्स्ड पोजीशन के साथ जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो L एंड मैस M, कि जो उस पर डिपेंड कर रहा है किसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, ग्रेविटी की तरफ। जो ही वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होगा तो हम उसकी पोजीशन लेंगे कि वो फिक्स्ड है अपर एंड के साथ। लेकिन जो ही हम उस पर फोर्स अभी क्या है, ज़ीरो, कि फोर्स तो ज़ीरो है, यहाँ नेट फोर्स ज़ीरो है। जो ही नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो नेट फोर्स के ज़ीरो होने के साथ हम इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्सेस स्टडी करेंगे, तो उस रिस्टोरिंग फोर्सेस में हम ये स्टडी करेंगे कि आया अगर हमने फोर्स लगाई है तो वो फोर्स लगाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ प्रोड्यूस उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी, कि जो ही वो बैक और फोर्थ पोजीशन में मूव करेगा, जो ही वो एग्जीक्यूट करेगा सच, यानी नेट फोर्स तो ज़ीरो है। जो ही फोर्स एक्ट करती है स्ट्रिंग पे तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी। जब टेंशन प्रोड्यूस होगी तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो एंगल में थीटा में आएगा, क्योंकि वो क्या करी है, वो टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस कर रही है। जैसे ही वो टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस करेगी तो जो कंपोनेंट होगा वेट mg वो साइन थीटा, वो डायरेक्ट किसकी तरफ होगा, मेन पोजीशन की तरफ। और जो ही वो डायरेक्ट मेन पोजीशन की तरफ मौजूद होगा तो मेन पोजीशन की तरफ होने से उस पर क्या करेंगे, एक्ट होगी एक रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स के एक्ट करने से क्या होगा, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, कि अगर हमने फोर्स स्टार्ट की है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट लाजमी प्रोड्यूस होगी। जब डिस्प्लेसमेंट लाजमी प्रोड्यूस होगी तो जो मेन पोजीशन ज़ीरो है वो एट ज़ीरो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ होगी। जो ही वहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी तो वहाँ इनर्शिया भी होगा, कि ड्यू टू इनर्शिया वो नॉट स्टॉप करेगा ज़ीरो पे, वो कंटिन्यू करेगा मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी, कि वो एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूवमेंट शो करेगा। जो ही वो मूवमेंट शो करेगा इसमें क्या होगा कि मेन पोजीशन में मोशन प्रोड्यूस होगा। जैसे ही वो मोशन प्रोड्यूस होगा वो टुवर्ड्स द बी पॉइंट, कि वो पॉइंट बी की तरफ, फिर वेलोसिटी ऑफ बॉब डिक्रीज करेगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, कि रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ वो बॉब डिक्रीज करेगी, फिर वेलोसिटी ऑफ बॉब बिकम ज़ीरो। यूँ ही वो बी पॉइंट पर पहुंचेगी। कि अगर हम इसको यहाँ ए पॉइंट स्टडी करें और यहाँ बी पॉइंट, कि जैसे ही हमने फोर्स लगाई उसने बी ए पॉइंट की तरफ मूव आउट किया, तो यहाँ मूव आउट करने से उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा हुई, और जो ही मूव आउट करने से डिस्प्लेसमेंट पैदा हुई तो डिस्प्लेसमेंट से हम क्या स्टडी करेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा, कि जो mg साइन थीटा वो एक्ट करेगी किस पे, मेन पोजीशन पे, और जो ही वो एक्ट करेगी तो वो मूवमेंट करेगी इसकी बैक की वर्ड, कि जो ही वो फोर्स एक्ट करेगी तो बॉब फिर मूव करना शुरू कर देगा, कि जैसे वो पहले ए पोजीशन में मौजूद था वो दोबारा ज़ीरो मेन पोजीशन पे मौजूद होगा, कि जो ही वो दोबारा ज़ीरो मेन पोजीशन पे मौजूद आएगा दोबारा, तो वो मूवमेंट टूवर्ड्स द मेन पोजीशन ज़ीरो, कि इन दिस वे बॉब कंटिन्यू मोशन करेगा उसका टू एंड फ्रो, कि जो ही वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेके आएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स के वापस लाने से क्या होगा, उसकी मोशन से इंक्रीज करेंगे, और जो ही मोशन मेन पोजीशन के साथ होगी तो बॉब कंटिन्यू करेगा इसका टू एंड फ्रो मोशन। तो फिर यहाँ से क्लियर डिस्कशन है कि स्पीड ऑफ बॉब जो है वो इंक्रीज करेगी वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू ज़ीरो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। Speed of the bob increases while moving from point A
to 0 due to restoring force which acts towards 0 की स्पीड ऑफ बॉब इंक्रीज करेगी। वो कब इंक्रीज करेगी? जो ही हम इसकी मूवमेंट करवाएंगे, कि जो ही उस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी तो उसकी एक्टनेस हम यहाँ ये स्टडी करेंगे कि यहाँ जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है। जैसे ही वो फोर्स एक्ट करेगी तो उसकी फोर्स से एक्ट करने के लिहाजा क्या होगा कि जो फोर्स यहाँ स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीज कर रही है, तो स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीज कैसे होगी कि रिस्टोरिंग फोर्स पर डिपेंड कर रही है। जैसे ही वो रिस्टोरिंग फोर्स पर डिपेंड करेगी तो उसके डिपेंडेंस से हम ये स्टडी करेंगे कि यहाँ जो डिपेंड है वो है ए से 0 की तरफ ला रही है, और जो ही वो ए से 0 की तरफ लाएगी तो 0 की तरफ आने से उसको क्या होगा कि वहाँ जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको बैक पोजीशन पे ला रही है। जैसे ही वो इसको बैक पोजीशन पे लाएगी तो वहाँ टू और फ्रो मोशन प्रोड्यूस होगा। जो ही टू और फोर मोशन प्रोड्यूस होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉब जो है वो डायरेक्टेड होगी 0 की तरफ, कि डायरेक्टेड किसकी तरफ होगी? वो मेन पोजीशन की तरफ। जब वो डायरेक्टेड होगी मेन पोजीशन की तरफ तो उसकी डायरेक्शन में हम ये स्टडी करेंगे कि जो एक्सेलरेशन है, जैसे सिंपली वेल बॉब मूव फ्रॉम 0 टू बी, कि जैसे ही वो 0 टू बी मूव करेगा उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, कि ए की तरफ जो से हमने फोर्स टू मूवमेंट करवाई तो वहाँ से वो जल्दी वापस आ गया। लेकिन जब हम बी पॉइंट पे उस पर मूवमेंट करवाएंगे तो वहाँ रिस्टोरिंग फोर्स जो क्या है वो डिक्रीज होगी, और जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज होगी तो वो एक्ट करेगी टूवर्ड्स वो। इसी तरह जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉब है वो अगेन डायरेक्टेड है टूवर्ड्स वो। इट इज ऑल्सो फॉलोज द एक्सेलरेशन, कि ये एक्सेलरेशन को फॉलो करेगी किसमें? कि बॉब के लिहाज से, कि ये डायरेक्टेड है टूवर्ड्स मीन पोजीशन। जब ये डायरेक्टेड होगी टूवर्ड्स मीन पोजीशन पे तो जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM। कि मोशन क्या होगा सिंपल पेंडुलम का? वो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसी तरह जो टाइम फिर इसकी वैल्यू होगी 2 पाई L/G, कि ये लेंथ पे डिपेंड करेगी। जैसे हमने वहाँ मैथ पे डिपेंड करवाया था, यहाँ लेंथ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ L, कि यहाँ वो L पे डिपेंड करेगी, और जो ही उसकी लेंथ L पे डिपेंड करेगी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। कि वो कब डायरेक्ट करेगी? वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ही उसकी डायरेक्शन होगी। जब उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ऐसी होगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट पे। जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट पे तो वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन डायरेक्टेड होगी। कि अगर हम इसको आसान अल्फाज में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो अपनी फिक्स्ड जगह पे रहकर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। जब वो अपनी फिक्स जगह पे रह के वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा
उसकी वाइब्रेशन में हम ये स्टडी करेंगे कि यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट पे। जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट पे, तो जो मेन पोजीशन होगी वो उसकी मेन पोजीशन जो है वो ऑलवेज डायरेक्टेड होगी मेन पोजीशन पे। कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर हम किसी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट लाएँ तो वो दोबारा मेन पोजीशन पे एक्ट करेगी। इसी तरह दोबारा मेन पोजीशन पे एक्ट करने से जो डिस्प्लेसमेंट है वो वापस आएगी। इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट है कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्ट कर रही है किस पे, मेन पोजीशन पे। कि यहाँ जो मेन पोजीशन है वहाँ डिस्प्लेसमेंट वापस आएगी। वापस किस वजह से आएगी, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। कि रीस्टोरिंग जो फोर्स है वो यहाँ एक्ट कर रही है, और जैसे ही रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी तो वहाँ मेन पोजीशन पे वो टुवर्ड्स डायरेक्टेड होगी कि उसकी डायरेक्शन लाजमन मेन पोजीशन पे होगी। ये था सिंपल पेंडुलम। अगर हम कुछ नेक्स्ट जो है वो फीचर स्टडी करते हैं एसएचएम के, जो हमने तीनों एग्जांपल्स के समराइज किए हैं। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, एसएचएम के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। A body is said to be executing. A body is said to be executing a body executing simple harmonic motion always vibrates about fixed position। कि वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के थ्रू वाइब्रेट करेगी। जो ही वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के थ्रू वाइब्रेट करेगी तो इसकी वाइब्रेशन जो है वो फिक्स्ड पोजीशन के थ्रू ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इट्स आइसोलेशन। Its acceleration is always directed towards the mean position। कि वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड होगा। जो ही वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा तो उसकी डायरेक्शन में हम ये स्टडी करेंगे कि क्या है, ये इसकी अपनी मेन पोजीशन जो है उसकी तरफ डायरेक्टेड है। Number third, the magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position। कि जो एक्सेलरेशन है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो इसने मूव आउट किया है उस पर ही इसने डिपेंडेंस शो करनी है। एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो at mean position, where it will be maximum at extreme position। कि मेन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगी, लेकिन जो ही हम एक्सट्रीम पोजीशन कि जो ही जो उसकी मूवमेंट शो करेगा तो मूवमेंट शो करने के बाद वो मैक्सिमम हो जाएगी। Fourth point, its velocity
is maximum at mean position and zero at एक्सट्रीम पोजीशन। कि जो वेलोसिटी है वो भी डिपेंड करेगी कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे और ज़ीरो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्योंकि ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमने एसएचएम में स्टडी किए कि जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो कब डायरेक्टेड होगी, एक्सेलरेशन कैसे उस पर इफेक्ट करेगी, कि एसएचएम कैसे वाइब्रेट करेगा, कैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, क्या मैग्नीट्यूड होगी एक्सेलरेशन की। कि ये जो 4 पॉइंट्स थे ये हैं फीचर्स। नेक्स्ट हम इसमें कुछ करेक्टराइज जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टडी किए वो करेक्टर्स हैं वाइब्रेशन। कि आया वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी about its main position is called वाइब्रेशन। कि एक वाइब्रेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन कि वन कंप्लीट राउंड, कि एक कंप्लीट जो राउंड होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का वो एक वाइब्रेशन कहलाती है। कि वाइब्रेशन हमने तब स्टडी किए जब उसने 2 और 4 एक मोशन पैदा किया। जो ही 2 और 4 मोशन उसने बनाया तो 2 और 4 मोशन बनाने के बाद हमने उसमें राउंड ट्रिप स्टडी की कि वो जो राउंड ट्रिप है उसकी जो टू एंड फ्रो मोशन है एक वाइब्रेटिंग बॉडी का, कि ये क्या कहलाई है उसकी वाइब्रेशन। नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि अगर वन वाइब्रेशन हमने स्टडी करनी हो तो हम वहाँ टाइम पीरियड स्टडी करेंगे। कि टाइम हम कब स्टडी करेंगे? जो ही वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि जितनी देर में वो अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। Frequency, the number of vibrations or cycles of a vibrating body in 1 second is called time पीरियड। कि नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही हैं, जो ही एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा उससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। कि आया फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर हुई है? कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे। कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी में एक सेकंड में उसकी frequency, it is reciprocal of time period। कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है f इज इक्वल टू 1/t। कि फ्रीक्वेंसी क्या है? ये रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। रेसिप्रोकल हम ये स्टडी करेंगे कि वो 1/t। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। Amplitude, the maximum
डिस्प्लेसमेंट ऑफ उनका स्टडी कर रहे होते जी। एम्पलीट्यूड द मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी on either side from its main position is called its amplitude। कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी एक वाइब्रेटिंग बॉडी की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम ये कह सकते हैं कि जितने उसने मूवमेंट की है, क्या आया जितनी वो मूवमेंट करेगी उस मूवमेंट से हम उसका क्या स्टडी करेंगे कि ये मूवमेंट जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है, कि जितना इसने अपनी जो मेन पोजीशन है वहाँ से स्टडी किया है। ये चार वो करैक्टर्स हैं, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, जिनको हम यहाँ स्टडी करते हैं कि इनकी स्टडी करने से ये जो करैक्टर्स है ये यूज़ हो रहे हैं SHM में। उसके बाद अगर हम पेंडुलम क्लॉक देखते हैं, आप देखते हैं क्लॉक जिसके नीचे कुछ घंटी सी लगती हैं जो वो साउंड प्रोड्यूस करती है 1 घंटे के बाद, उसमें जो पेंडुलम इंस्पायर किया था वो क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने इन्वेंट किया था। उसकी इंस्पायरेशन से डिस्कवरी जो है वो ये पेंडुलम कि उससे हमने पेंडुलम को डिस्कवर किया था कि पेंडुलम की जितनी भी डिस्कवरी हमने वहाँ स्टडी की थी उनकी स्टडी करने से हमने वहाँ उसको स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10.1 find the time period and frequency of a simple pendulum 1.0 centimeter 1.0 meter long at location of where G is equal to 10.0 meter per second square। तो 10 पॉइंट सॉल्यूशन न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल कि गिवन जो डाटा है हमारे पास लेंथ 1.0 मीटर, G इज इक्वल टू 10.0 मीटर पर सेकेंड कि फॉर्मूला जो हमने यहाँ मैथमेटिकल जो फार्मूला यहाँ यूज़ होगा वो T 2 पाई L ओवर G। अगर वैल्यू प्लेस करें 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 1.0 मीटर ओवर 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द आंसर इज 1.99 सेकेंड। ये 1.99 सेकेंड यहाँ यूज हुए हैं। 1.99 सेकेंड से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 1.99 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज 0.50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में मेजर होती है। हर्ट्ज में मेजर करने के लिए इसको क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी जैसे अभी हमने स्टडी किया वो रेसिप्रोकल किसकी है 1 ओवर टी कि 1 ओवर टी रेसिप्रोकल से ये जो है वो हमने स्टडी की है। ये थी एक एग्जांपल अकॉर्डिंग टू पेंडुलम के, सिंपल पेंडुलम की जो एक न्यूमेरिकल टाइप जो एग्जांपल थी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशन कि वाइब्रेटरी मोशन जो एक आइडियल सिस्टम है, हमने उसकी एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस में जो स्टडी की है दे हमने अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स कि रिस्टोरिंग फोर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो वो स्टडी की है। लेकिन जब सारे सिस्टम जहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रिटार्ड करती है लेकिन सिस्टम ऑसिलेट नहीं करते, फ्रिक्शन रिड्यूस कर दी जाती है मैकेनिकल एनर्जी के लिहाज से। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी के लिहाज से सिस्टम में डिफ्यूज़ करें तो हमारे पास जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी वो विल बी कि वो कुछ इस लिहाज से प्रोड्यूस होंगी
कि डैम्ड एक सिस्टम एट टाइम पासिस द मोशन ऑफ टू बी डैम्ड, कि जैसे ही फ्रिक्शन हम रिड्यूस करें मैकेनिकल एनर्जी के लिहाज से, तो जो सिस्टम में टाइम पासिस करता है तो वो मोशन डैम्प्ड हो जाता है। कि डैम्पिंग जो है प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन मोशन। कि डैम्पिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसने रिड्यूस करनी है एम्पलीट्यूड, जो ही उसने एम्पलीट्यूड रिड्यूस करना है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, टाइम एनवेलप ऑफ डैम्पिंग। कि अगर जो वेरिएशन है एम्पलीट्यूड की टाइम के साथ, तो वो एक डैम्पिंग सिस्टम प्रोड्यूस करेगी, और डैम्पिंग सिस्टम में डिक्रीजिंग कि एम्पलीट्यूड जो ही डिक्रीज़ करेगा, जो ही एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करेगा तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज़ करेगी एक वाइब्रेटर में। कि शॉक अब्जॉर्बर जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, डैम्पिंग मोशन की। कि जो एक शॉक अब्जॉर्बर है, शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स is an example of डैम्प्ड मोशन। कि वो डैम्प्ड मोशन की एक एग्जांपल है। अगर हम एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड मोशन में ये स्टडी करें कि जो है जैसे एक शॉक अब्जॉर्बर है जो कंसिस्ट करता है एक पिस्टन की, जो मूव करता है थ्रू अ लिक्विड एज ऑयल। तो जो अपर पार्ट होगा शॉक अब्जॉर्बर का, वो क्या होगा कि इज फैमिली अटैच टू अ बॉडी ऑफ द कार। कि जो ही कार ट्रैवल करेगी ऑफ द बम्पी रोड में, तो जो कार है वो वाइब्रेट करेगी वायलेंटली, लेकिन शॉक अब्जॉर्बर क्या करेगा, वो वेरिएशन या वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करेगा उनकी एनर्जी में, हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल में। कि अगर हम उसको इसकी डायग्राम से इसका व्यू लें, ये एक शॉक अब्जॉर्बर है। ये इस लिहाज से वाइब्रेशन से प्रोड्यूस करेगा। जब ये अटैच टू द कार, अटैच टू कार पिस्टन लिक्विड अटैच्ड टू कार एक्सिल। कि जो शॉक अब्जॉर्बर है वो क्या करेंगे, जो ही कोई रोड खराब आएगा या बम्पी रोड वो होता है जिसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स या रोड टूटा हो या कोई भी गड्ढे वगैरह मौजूद हो, तो शॉक अब्जॉर्बर क्या होगा, जो अपर पार्ट जो उसका कार के साथ अटैच्ड होगा और नीचे वाला पार्ट किसके साथ होगा, व्हील के एक्सल के साथ। कि जो ही वो रोड आएगा तो वो क्या होगी, जो ही उस पर फ्रिक्शन और पिस्टन जो है वो लिक्विड के अंदर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो वाइब्रेट करेगा वायलेंटली। कि अगर वो वाइब्रेट करेगा वो क्या करेगा, वो अपने एनर्जी को चेंज करेगा। कि वो जो एनर्जी प्रोड्यूस कन्वर्ट करेगा, कि वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। तो जितनी वाइब्रेशंस वहाँ प्रोड्यूस होंगी तो उसमें जो ऑयल मौजूद होगा उसमें उसको कन्वर्ट करेगा। अगर वो उसमें ऑयल में कन्वर्ट करेगा तो गाड़ी जो है वो बिल्कुल आहिस्ता से शेक करेगी, यानी महसूस होगा कि यहाँ जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है। द ऑसिलेशंस the oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillations। कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। कि रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में क्या है वो प्रोड्यूस करेगा, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन से प्रोड्यूस करेगा। जब वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा तो जहाँ जो फोर्स एक्ट करेगी तो वो क्या होगी, वो एक रेजिस्टिव फोर्स होगी।
ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो कि एक गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर में प्रोड्यूस की जाती हैं। ये शॉक अब्जॉर्बर सबसे कॉमन एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, जिसमें क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वेव मोशन। जब हम देखते हैं वेव्स में कौन सा मोशन पैदा होता है। वेव मोशन, वेव्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज वो एक एनर्जी कैरियर होती हैं। एनर्जी कैरियर कि वो एनर्जी कैरी करती हैं इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज एरियाज, कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, वो भी वेव्स की फॉर्म होती है। तो वेव्स रिक्वायर करती हैं कोई ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। तो इसको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन करते हैं डिफरेंट वेव्स की। कि अगर हम वेव्स को स्टडी करें, वेव्स में हम क्या करेंगे कि वेव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से? एनर्जी कैरियर के लिहाज से एंड इंफॉर्मेशन के लिहाज से। इनको हम दो एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1, कि डीप वन एंड ऑफ। तो यहाँ क्या है, ये एक टब है और टब में हमने क्या किया है, एक पेंसिल डिप की है। जो ही हम पेंसिल डिप करेंगे तो वहाँ वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वेव्स किस लिहाज से प्रोड्यूस होंगी कि आया डिप वन एंड ऑफ पेंसिल into a tub of water and move it up and down वर्टिकली। कि जो ही आप एक टब में पेंसिल को डिप करेंगे और उसको अप एंड डाउनवर्ड मूव करेंगे तो वहाँ डिस्टर्बेंस in the form of ripples produce water waves which move away from source। कि उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी, रिपल्स प्रोड्यूस होंगे जो फर्दर मूव आउट करते जाएंगे सोर्स अवे। यानी अगर हमने पेंसिल जो डिप की है टैंक में, यानी एक टब वाटर में, तो जहाँ वो वेव प्रोड्यूस होंगी तो वो वेव्स क्या करेंगी, वो मूव आउट करना शुरू कर देंगी। लिहाजा जो ही वो वेव्स मूव आउट करेंगी तो उन वेव्स की मूवमेंट के साथ क्या होगा कि जो रिपल्स हैं वो मूव करेंगे अवे फ्रॉम द सोर्सेस। कि जो ही वो सोर्सेस से अवे मूव करेंगी तो उनकी अवे मूवमेंट ये शो करेगी कि आया क्या हुआ है, यहाँ जो फोर्सेस प्रोड्यूस हुई थी, जो रिपल्स प्रोड्यूस हुए थे, उन रिपल्स के प्रोडक्शन के साथ ही जो है वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुई है। कि जो ही वेव्स रीच करेंगे स्मॉल पीस ऑफ वर्क, कि अगर हम डायग्राम से इसकी एलैबोरेशन देखें कि जो ही वेव्स रीच करेंगे एक स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस। कि जो ही हमने यहाँ वेव्स प्रोड्यूस करवाई तो वेव्स क्या प्रोड्यूस कराएंगी, यहाँ एक कॉर्क मूव होगा। क्या मौजूद हो गया, एक कॉर्क। कॉर्क की मौजूदगी क्या हमें बताएगी, व्हेन द वेव्स रीच
a small piece of, when the waves reach a small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its original position, while the wave will travel towards the net displacement of cork is 0. The cork repeat its vibratory motion, its mean position. कि जो ही वो जो डिस्टर्बेंस है जो प्रोड्यूस करवाई है पेंसिल की डिपिंग से, कि यानी एक टब में जो ही हम पेंसिल डिप करेंगे तो पेंसिल की डिपिंग से क्या होगी, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। और जैसे ही डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी तो जो एंड पे मौजूद है कॉर्क मौजूद होगा। जब वो वेव्स ट्रैवल करके उस कॉर्क तक पहुँचेंगी, जो ही वो वेव्स वहाँ ट्रैवल करेंगी तो ट्रैवल करके वो एक कॉर्क तक पहुँचेंगी। जैसे ही वो कॉर्क तक पहुँचेंगी तो कॉर्क में क्या क्रिएट करेंगे, डिस्टर्बेंस, कि वो वेव्स क्या करेंगे, उसको मूव आउट करवाएंगे। जो ही वो कॉर्क मूव करना शुरू हो जाएगा, इससे क्या होगा कि वो वेव्स क्या कर रही हैं, वो प्रोड्यूस कर रही हैं, वो एनर्जी दे रही हैं, कि उनकी एनर्जी से क्या होगा कि जो कॉर्क है वो मूव आउट करना शुरू कर देगा। जैसे ही कॉर्क की मूविंग शुरू होगी तो उसकी मूविंग से हम ये कहेंगे कि यहाँ जो मूवमेंट हुई है कॉर्क की टू एंड फ्रो, वो एनर्जी कैरियर क्या है, वो वेव्स, कि वेव्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं। जो ही वेव्स एनर्जी कैरी करेंगी वो रिपीट करेंगी इनका वाइब्रेटरी मोशन अपनी मेन पोजीशन पे, कि कॉर्क अपना वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही वो वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा तो वो अपने मोशन के लिहाज से वो मूव आउट करेगा अपनी मेन पोजीशन पे। यानी जैसे हमने स्टडी किया था कि वो टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस करेगा, तो इससे हम ये एग्जांपल लेंगे कि क्या है, वेव क्या है, वो एक एनर्जी कैरियर भी है। क्योंकि जो कॉर्क की मूवमेंट है वो जब हमने पेंसिल डिप नहीं की थी तब वो मूवमेंट नहीं हो रही थी, वो फिक्स था अपनी मेन पोजीशन पे। लेकिन जो ही हमने वहाँ वेव्स प्रोड्यूस की तो वेव्स की प्रोडक्शन से उसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी। जैसे ही वेव की प्रोडक्शन से उसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई तो मूवमेंट विल डिपेंड ऑन द एनर्जी, कि जो एनर्जी उसे वहाँ मिली है। ये थे एक्टिविटी 1 इन डिपिंग अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर, कि जिससे हमने ये क्लैरिफाई किया कि वेव्स क्या है, एक एनर्जी कैरियर है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2, टेक अ रोप and mark a point P on it. The one end is tied with sport and stretch the rope by holding its other end। क्या एक हम रस्सी लेंगे, रस्सी पे क्या होगा, एक पे हम पॉइंट P रखेंगे। जब हम पॉइंट P रखेंगे तो एक एंड जो है रस्सी का उसको फिक्स पोजीशन के साथ अटैच करेंगे। यानी ये फिक्स पोजीशन है, यहाँ पॉइंट P मौजूद है और यहाँ हम एक वेव प्रोड्यूस करेंगे।
ये पॉइंट P मौजूद है और यहाँ क्या होगी, एक्टिंग होगी, और यहाँ स्पोर्ट मौजूद है कि हमने ऐसे एक वर्कआउट एक्टिविटी करनी है। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन रेगुलरली will set up a wave in the rope, कि जो ही हम रस्सी को ऊपर नीचे हिलाएंगे तो हिलाने से क्या होगा, वहाँ एक वेव प्रोड्यूस होगी। P पॉइंट कि दोनों डायग्रामों में हम देखेंगे कि जो ही हम वेव को हिला रहे हैं, एक तरफ P की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, दूसरी तरफ P की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। जैसे ही P की डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगी तो फिर क्या होगा, वहाँ क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होंगे। द पॉइंट P on the rope will start vibrating up and down as wave passes across it, कि जो ही वेव जो है जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो जो ही P को क्रॉस करेगी तो P को क्रॉस करने के बाद वो क्या है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। जैसे ही वहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो P की डायरेक्शन एक दफ़ा अपवर्ड और एक दफ़ा डाउनवर्ड होगी। जो ही वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करेगा तो हम P के पॉइंट से ये अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कि P की एक दफ़ा डायरेक्शन जो है अपवर्ड है और एक दफ़ा डायरेक्शन डाउनवर्ड है, कि एक दफ़ा यहाँ क्रस्ट फॉर्म हो रहा है और एक दफ़ा यहाँ ट्रफ फॉर्म हो रहा है। वेव्स ये मिड पॉइंट होता है। अपर पार्ट को हम क्रस्ट बोलते हैं, डाउन पार्ट को हम ट्रफ बोलते हैं। कि जो अपर पार्ट मौजूद होता है एक वेव में उसको क्रस्ट बोलेंगे और जो डाउन पार्ट होगा उसको ट्रफ बोलेंगे। लेकिन जो ही ये वाइब्रेशंस यहाँ पहुँचेंगी तो जो P पॉइंट होगा वो अपनी पोजीशन पे मौजूद होगा, लेकिन जो वेव्स होगी वो एंड सोर्स तक मूव करेंगी, कि वो वेव्स एंड सोर्स तक मूव करेंगी। द मोशन ऑफ पॉइंट P, द मोशन ऑफ पॉइंट P will be perpendicular to the direction of motion of wave, कि वेव की मोशन पे उसकी डायरेक्शन होगी, कि जो पॉइंट है वो मूव करेगा, कि जो पॉइंट P होगा वो मूव करेगा। जैसे ही पॉइंट मूव करेगा तो वेव्स प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, फ्रॉम अबव simple activities वेव अबव एक्टिविटीज से हम वेव की जो डेफिनेशन बनाते हैं वो ये है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस in the medium which causes the particles of medium to undergo vibratory motion about their main position
in equal intervals of time। कि वेव की जो हम डेफिनेशन बनाई है, आपको जो हमने अब एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, एक टैंक वाली वाटर की पेंसिल डिप करने से और एक रोप के पॉइंट पी पे रखने से उसमें फोर्स अप्लाई करके हमने वेव्स प्रोड्यूस की हैं। और जो वेव्स हमने वहाँ प्रोड्यूस की हैं, अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मेन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो क्या करें, वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे वो क्या कहलाएगी, वो वेव कहलाएगी। इसी तरह हम इसकी एक एग्जांपल स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ जो है वो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वेव्स विल बी लाइक दिस। कि वेव्स यहाँ दो तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं, मैग्नेटिक वेव्स मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में, कि ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ वेव्स, कि अगर हम वेव्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी डायरेक्शन देखें तो इनकी डायरेक्शन सीधी है, जस्ट लाइक दिस। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में देखें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कंसिस्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की, ऑसिलेटिंग। कि अगर हम इनको कलेक्टिवली स्टडी करें तो ये कलेक्टिवली इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स हैं। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक वेव्स भी पाई जाती हैं और साथ मैग्नेटिक वेव्स भी पाई जाती हैं, लेकिन दोनों का पाथ क्या है, डिफरेंट है। कि दोनों पाथ वेव्स डिफरेंट हैं। waves are divided into two categories। के दो कैटेगरीज में हमने वेव्स को डिवाइड किया है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। कि वेव्स की जो डिवीजन है उसमें हमने मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाए हैं। अब टाइम बाय टाइम इनको स्टडी करते हैं। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स according to definition, waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves। कि ऐसी वेव्स जो रिक्वायर करती हैं एक मीडियम अपनी प्रोपोगेशन के लिए। कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हो सकती हैं जो रिक्वायर करती हैं कोई भी उनका पाथवे। कि जैसे हमने भी दो वेव्स को स्टडी किया कि उन दोनों वेव्स में हमने इनको, कि अगर हम मैकेनिकल वेव्स को स्टडी करें तो जो भी ये पाथवे करेंगी उस पाथवे के मुताबिक क्या होगा कि ये किसी भी पाथवे के मुताबिक ये वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। कि अगर हम यहाँ इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करें तो अगर इनकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है कि ये इस डायरेक्शन में भी वेव ट्रैवल कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करें तो ये इस डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। कि डायरेक्शन दोनों में ये प्रोड्यूस हो सकती हैं। मैकेनिकल वेव्स एग्जांपल्स mechanical waves are water waves, sound waves and waves produced on
स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। कि मैकेनिकल वेव्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं कि वाटर में मौजूद जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, स्ट्रिंग वेव्स हैं एंड स्प्रिंग वेव्स हैं। कि ये सारी एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल वेव्स की। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves, according to definition, waves which do not require any medium, which do not require any medium, which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves। कि electromagnetic waves are such waves which do not require any medium, कि ये किसी भी मीडियम में नहीं रिक्वायर होते, या वो किसी भी मीडियम में रिक्वायर नहीं होते, तो ये स्पेसिफिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स, एंड मैकेनिकल वेव्स, कि ये दोनों किस्म की वेव्स करते हैं। कि यहाँ इलेक्ट्रिक वेव्स भी पाई जाएंगी और मैकेनिकल वेव्स भी पाई जाएंगी। कि ये दोनों वेव्स क्या होंगे कि इनको दोनों को अपना स्पेसिफिक मीडियम चाहिए, कि ये स्पेसिफिक मीडियम में प्रोड्यूस हो सकती हैं सिर्फ। एग्जाम्पल्स, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स-रेज, हीट एंड लाइट वेव्स। कि ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। कि इन एग्जांपल्स को हम स्टडी करके क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनमें ये चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं। जब इनमें ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी तो इनकी प्रोडक्शन कैसी होगी कि क्या ये हीट एंड लाइट वेव्स फॉर्म करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। कि वेव्स किस टाइप की हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव कि डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन of displacement of medium with respect to the direction of propagation of wave itself। कि अगर हम इसकी डायरेक्शन पे डिपेंडेंस कराएं तो डायरेक्शन में डिपेंडेंस किस लिहाज से होगी कि जो डायरेक्शन होगी कि जस्ट लाइक अगर हमने इनकी डायरेक्शन स्टडी करनी है कि इनको जो है वो स्पेसिफिक मीडियम यूटिलाइज है। अगर स्पेसिफिक मीडियम ही इनको चाहिए अपनी डायरेक्शन बनाने के लिए तो डायरेक्शन हम इनकी जस्ट लाइक स्टडी करेंगे कि इनकी डायरेक्शन के लिए जो हम डायरेक्शन यहाँ स्टडी करेंगे कि जो डायरेक्शन जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो किस पे होगी, वो प्रोपोगेशन पे होगी। कि डायरेक्शन उनकी प्रोपोगेशन पे होगी कि जैसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो अपना मीडियम खुद रिक्वायर करेंगी। कि उनकी मीडियम को रिक्वायर के लिए हम उनकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है मैकेनिकल वेव्स आर क्लासिफाइड into two types, longitudinal
एंड ट्रांसवर्स। तो मैकेनिकल वेव जो है वो अपनी डायरेक्शन के लिहाज से जो है वो क्लासिफाइड है कि जो वेव्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके मद्देनज़र के लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है। नेक्स्ट टर्न बाय टर्न हम इनको स्टडी करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड on a spring placed on a smooth floor or a long bench fix one end of the slinky with a ridged support and hold the other end into your hand। कि अगर हम इसके एक एक्सपेरिमेंट करें इस लिहाज से स्पोर्ट के साथ तो अगर हम अपनी हैंड की मूवमेंट करवाएं तो मूवमेंट से क्या होगा, वहाँ वेव्स प्रोड्यूस होंगी कि जो वेव्स प्रोड्यूस करेंगे वो डायरेक्शन होगी वेव के टूवर्ड्स वेव ट्रैवल कर रही है कि वेव यहाँ ट्रैवल कर रही है। अगर आप अपनी बुक में दी गई डायग्राम्स को देखें तो जो डायग्राम होगी वो वेव की डायरेक्शन को स्टडी करवाएगी कि डायरेक्शन कि डायरेक्शन कुछ इस लिहाज से होगी कि वेव ट्रैवल करेगी जस्ट लाइक दिस, कि वेव ट्रैवल करके क्या करेगी, वहाँ कंप्रेशन और जो स्ट्रेचनेस है वो प्रोड्यूस होगी। जब कंप्रेशन और स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस होगी तो वहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स भी पैदा होंगी। जब लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स पैदा होंगी तो अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस in the form of waves will start moving along the length of slinky कि वो along the length of slinky पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे कि जब वेव्स करना स्टार्ट करेंगी मूवमेंट तो मूवमेंट करने से वहाँ कंप्रेशंस और रेयर रिफ्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगे। जब कंप्रेशंस और रेयर रिफ्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगे कंप्रेशंस रेयर फ्रैक्शंस कि कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगे। जो ही कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगे तो जो रीजन्स बनेंगे उन रीजन्स को क्लासिफाई करेंगे हम दो टाइप्स में। वो दोनों टाइप्स हैं सच वेव कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स के दो रीजन्स की कंसिस्ट करते हैं। कंप्रेशंस कि कंप्रेशंस कब आएंगे वेव में कि लॉन्गिट्यूडनल अगर हम वेव स्टडी करें तो उसमें कंप्रेशंस वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर कि कंप्रेशंस तब आएंगे जब लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज्ड कि जब ये वहाँ फीचर होगी कि जो लूप्स हैं वो क्लोज होंगे और जो ही वो लूप्स क्लोज होंगे उनकी क्लोजिंग से कंप्रेशंस आएंगी। रेयर फ्रैक्शंस के रेयर फ्रैक्शंस कब आएंगे वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर
एट अल्टरनेटिंग पोजीशंस और एट अल्टरनेटिंग पोजीशंस, कि जो ही उनमें अल्टरनेटिंग पोजीशंस पैदा होंगी तो वो अल्टरनेटिंग पोजीशंस क्या प्रोड्यूस करेंगी कि यहाँ रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस हुए हैं। जस्ट लाइक दिस, कि ये यहाँ इसने रेयरफैक्शन प्रोड्यूस किए हैं। जब ये दोनों लूप्स आपस में एक दूसरे से स्पेस अपार्ट होंगे तो रीजन्स कंप्रेस होंगे। जो ही वो रीजन्स कंप्रेस होंगे तो उनकी कंप्रेशन से जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो क्लोज टुगेदर होंगे, और क्लोज टुगेदर होने से जो वाइड रीजन्स ऑफ द रेयरफैक्शंस होंगे वो पार्टिकल्स मूव आउट करेंगे और पार्टिकल्स ऑफ द स्पेस अपार्ट होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन consecutive compressions is called wavelength। कि वेवलेंथ क्या होगी, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान जो डिफरेंस होगा हम उसको वेवलेंथ कहेंगे। द कंप्रेशंस and rarefactions move back and forth along the direction of motion of wave, कि जो ही वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मूव करेंगे बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, तो वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि जो कंप्रेशन है और रेयरफैक्शन जब वो मूवमेंट शो करेंगे तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव विल बी डिफाइंड एज longitudinal wave is defined as in longitudinal waves the particles of medium move back and forth along the direction of propagation of wave। कि लॉन्गिट्यूडनल जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ टू प्रोड्यूस द प्रोपगेशन ऑफ वेव, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो मूव करती हैं फास्टर कैसे मूव करती हैं, सॉलिड में, देन गैसेस में और लिक्विड्स में। कि ट्रांसवर्स जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे हम सॉलिड्स में, कि ये वेव सॉलिड्स में इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों प्रोड्यूस नहीं होती? क्योंकि इनकी डिपेंड करती हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस पे, कि जब इनमें कंप्रेशंस पैदा होंगी जब स्ट्रिंग में, और जब रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगी, कि जो ही रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होंगी तो वो क्या होगा, वो अपार्ट हो जाएंगी फ्रॉम कंप्रेशंस। कि कंप्रेशंस क्या है, वो स्ट्रिंग सारा इकट्ठा हो जाएगा, किस पे, जो फोर्सेस उस पर एक्ट करेंगी। जैसे फोर्सेस एक्ट करेंगी तो वो एक्ट करेगा उस पर। इसी तरह जो ट्रांसफर वेव्स हैं उनकी स्पीड लेस देन लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस की वजह से स्पीड अप होती है, और स्पीड अप होने से ये हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हमने वेव्स ऑफ टाइप स्टडी की है, कि आज जो हमने स्टडी किया उसमें मैकेनिकल वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स, और हमने स्टडी किया कि वेव क्या है, वेव एक एनर्जी कैरियर है, वेव से एनर्जी कैरी हो सकती है, और वेव प्रोड्यूस करते हैं कॉर्क को मूवमेंट करने के लिए। और कॉर्क की मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस होगी, वेव से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।